नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे जो कि आवर चेंजिंग अर्थ है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बहुत से आए हैं यूपीएससी में। देखिएगा, इस चैप्टर को समझने से पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लिथोस्फेरिक प्लेट को समझेंगे और मेजर लैंडफॉर्म्स को समझेंगे। उसमें भी मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क ऑफ द रिवर को समझेंगे, वर्क ऑफ द सी वेज को समझेंगे, वर्क ऑफ द आइस को समझेंगे और वर्क ऑफ द विंड को हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स से पहले मैं आपको लिथोस्फीयर बता देता हूं। जो भी सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब प्लेट्स की अगर हम बात करते हैं तो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फीयर को हमने अलग अलग प्लेट्स में बांट दिया गया है। जो सॉलिड पोर्शन है उसको अलग अलग प्लेट्स में हम बांट देते हैं, इसी को कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। थोड़ा आगे हम डिटेल में इसको समझते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिएगा, ये हर एक जगह की, जैसे कि अगर हम बात करें, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स हैं, इसके अंदर इंडियन प्लेट्स है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी इंडियन प्लेट्स है, ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट्स हैं। अब इसको थोड़ा सा समझेगा, ये प्लेट्स क्या होती है? मूवमेंट करती है, ठीक है। दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। इनकी अगर बात करें तो बहुत स्लो ये क्या करती है? मूव करती है। ए फ्यू मिलीमीटर्स each years. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. ये प्लेट जो है बहुत स्लो क्या करती है? मूव करती है। और ये किसके कारण करती है? जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, देखिएगा, लावा उसे कहा जाता है जो अर्थ सरफेस के अंदर आ जाता है, और जो अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं। तो ये मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, उसके मूवमेंट से क्या होता है? यहां पर ये प्लेट जो है मूव करती है। वैसे बहुत स्लो ये मूव करती है। अगर हम इंडियन प्लेट्स की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर में क्या करती है? मूवमेंट करती है, ठीक है। इसी के कारण जो अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीजें आती हैं वो भी हम आगे समझने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लिथोस्फीयर प्लेट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये स्लोली मूव करती है, ठीक है, और अलग अलग जगह की अलग अलग प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। चलिए, इसको और बाकी हम मैप जब समझेंगे तब वो डिटेल में समझेंगे। चलिए, अगला है, ये मूवमेंट जो होता है, ये देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये दो प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं वो इसके अंदर, अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। और उसी के कारण क्या होता है? चीजें आगे होती है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? अर्थ सरफेस पे या अंदर की साइड क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, ठीक है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्सेस के हिसाब से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है और एक एंडोजेनिक फोर्सेस होता है, ठीक है। अब देखिएगा, द फोर्सेस विच एक्ट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। ऐसा मूवमेंट जो अर्थ के अंदर हो रहा है, इनसाइड द अर्थ, ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? या ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिएगा, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे, अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक हो गया आपका, वोल्केनो एरप्शंस हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एंडोजेनिक फोर्सेस के, ये सारे जो मूवमेंट है ये किस फोर्स के कारण होते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक आएगा तो वो एंडोजेनिक फोर्स के कारण, वोल्केनो, ये सारे क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस। और ऐसा फोर्स, द फोर्स दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि रिवर के अंदर चेंजेस, या रिवर की अगर हम बात करते हैं, लैंड स्लाइड्स की हम बात करते हैं, सी वेव्स की हम बात करते हैं, तो ये सभी जो चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस किसके कारण होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको होगी नहीं, ठीक है। तो जब मूवमेंट
ऐसा मूवमेंट जो अर्थ के अंदर होता है उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, और ऐसा मूवमेंट जो अर्थ के बाहर होता है उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण क्या क्या चीजें होती हैं, इसके कारण आपका जो रिवर्स वगैरह है, सी वेज वगैरह है, और एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर के कारण अर्थक्वेक वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो उसके कारण क्या क्या चीजें होती हैं। वोल्केनो एरप्शन जो होता है ये एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही होता है, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि इससे भी एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। देखो ये क्या होता है, ए वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर जो ओपन होता है या वेंट होता है या ओपनिंग होती है, और वहीं से एरप्शन निकलता है थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल्स एरप्ट सडनली। इसी को क्या कहा जाता है, वोल्केनो कहा जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर या अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होती है वहां से मोल्टन मैग्मा का निकलना ही क्या कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है। ठीक है, देखिएगा इसके पार्ट्स को हम समझ लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं यहाँ जो ये मिडिल लेयर होती है अर्थ की, इसे मेंटल कहा जाता है। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया आपका, और ये मैग्मा चेंबर हो गया। देखिएगा यहाँ से लावा, ठीक है, लावा, अगर लावा कहाँ, जब ये कहां से बाहर आया, वेंट सरफेस से बाहर आ गया तो इसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। अंदर इसे क्या कहा जाता है, अगर ये अंदर ही है, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, तो इसे क्या कहा जाएगा, मोल्टन मैग्मा कहा जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड है मोनोलोवा, जो कि कहां पर है, ये यूएसए के अंदर है। हमारे यहाँ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो है बेरेन आइसलैंड है। ठीक है, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये कितना ऊंचा है, 354 इसकी ऊंचाई है, और एकमात्र भारत का एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है, और भी इसके पार्ट्स होते हैं जहां से गैस वगैरह निकलती है, उसे क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका एंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है। ठीक है, मतलब मूवमेंट जो अर्थ के अंदर होता है उसके कारण जो चीजें होती हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका वोल्केनो। आगे की चीज आप समझिएगा, आगे हम समझते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक, तो ये भी एक जो मूवमेंट है किसके कारण, एंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है। व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशंस ऑफ कैन ट्रेवल अराउंड ऑल अराउंड द अर्थ, दीस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड, ठीक है, अर्थक्वेक। तो वाइब्रेशंस जो होता है अर्थ के अंदर उसी को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। और जो प्लेट्स है, प्लेट्स में भी लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है वो मूव करने लग जाती है, इसी के कारण क्या होता है आपका अर्थक्वेक आते हैं। ये भी एंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। देखिएगा यहां से जहां से ये स्टार्ट होता है, जहां से जो है सिस्मोग्राफ सिस्मिक जो एनर्जी है जहां से ओरिजिन होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड ए फोकस। जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सिस्मिक एनर्जी जहां से स्टार्ट होती है वहीं उसे क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, और इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। फोकस के जो जितनी भी ऊपर वाली जो ये सरफेस आ जाती है ये आपकी एपिसेंटर कहलाती है, और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है, डैमेज होता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है, जो सिस्मिक एनर्जी होती है वो ज्यादा प्रभावित यहीं पे होती है। समझ में आगे चीजें, प्रोड्यूस जो होती है वो यहां से होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये सरफेस पे होती है, और इसे क्या कहा जाता है, ईपी सेंटर कहा जाता है। एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे की चीज समझेगा। ठीक है, अगर हम अर्थक्वेक की लेयर्स की अगर बात करें या वेव्स की अगर बात करते हैं तो टोटल 3 प्रकार की वेव्स होती हैं। टी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है, एस वेव और ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल का आप समझते हैं कि ऐसे जो ट्रेवल करती हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे जो ट्रेवल करती हैं उसे लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है, और एक होती है आपकी एल वेव्स और द सरफेस वेव। ठीक है, अब देखिएगा कुछ अर्थक्वेक के मेजरमेंट्स को हम देख लेते हैं क्योंकि इससे भी एग्जाम्स में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा अर्थक्वेक
का अगर मेजरमेंट की बात करें तो हम सिस्मोग्राफ पर उसको मेजर करते हैं, फिर उसके अंदर रेक्टर स्केल पे भी हम इसको क्या करते हैं, अगर हमको मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं रेक्टर स्केल का भी। देखिएगा, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये भी एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनता है कि जो अर्थक्वेक है उसका मेजरमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से उसको मेजर किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, जो मैग्नीट्यूड अगर हमको मापना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड को ऐसा समझिएगा, पावर की बात करें, कितना पावर उसका है, अर्थक्वेक कितने पावर से आता है, उसी को अपन एक तरीके से बोला जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। अगर जो मैग्नीट्यूड है रेक्टर स्केल पर 2 आ रहा है, ठीक है, या अगर हम बात करें उससे कम आ रहा है, तो भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है, ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ही महसूस होगा, या हो सकता है कि महसूस ना भी हो। ठीक है, चलिए माफी चाहता हूं। एन अर्थक्वेक्स ओवर ए 5.0 कैन कॉज अ डैमेज। अगर अर्थक्वेक 5 दशमलव मैग्नीट्यूड का आता है तो हो सकता है कि वो नुकसान करे और वो थोड़ा सा फील होगा। और अगर 6 का है, हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर 6 का है तो वो बहुत ही ज्यादा क्या खतरनाक माना जाएगा, और उससे भी ज्यादा का है तो वो तो फिर क्या माना जाएगा, मेजर अर्थक्वेक माना जाएगा। समझ में आ गई चीजें, 2 चीजें हमने समझी, एक तो सिस्मोग्राफ और यहां से हमने समझा क्या है रेक्टर स्केल, जिससे मैग्नीट्यूड मापा जाता है। सीधा सीधा अगर एक मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो आप समझिएगा वो 10 गुना पावर उसकी बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलिएगा आगे की चीज समझते हैं। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लैंडस्केप्स की बात करेंगे। ठीक है, इरोशंस, वेदरिंग के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेस। एक तो होता है आपका वेदरिंग और सेकंड होता है आपका इरोशंस। लैंडस्केप का मतलब है जो लैंड आपकी जो सरफेस बन रही है या लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, तो वेदरिंग, और हम बात करते हैं इरोशंस। ठीक है, अब देखिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। वेदरिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स को, ठीक है, ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, आपका वेदरिंग कहलाता है। और इरोशंस, ठीक है, अब ध्यान से ये पूरी चीजें समझिएगा, ये क्या एक दूसरे से लिंक। इरोशंस की बात करते हैं तो इरोशंस इज ए वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस। अब समझिएगा, यहां तो क्या हो गया, ठीक है, यहां जो है आपका ये जो अर्थ सरफेस में क्या हुआ, ठीक है, रॉक्स का ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद एजेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि वाटर, ठीक है, विंड और आइस, इनसे क्या हो जाएगा, ये दूसरी जगह पर जाएंगे, ठीक है, ट्रेवल करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये आगे चलकर दूसरी प्लेस पर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, इरोशन कहा जाएगा। अब देखो ये कहां होगा, देखो द इरोडेड मटेरियल, यहां से जो इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक जगह पर ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। स्टार्ट यहां से हुआ, यहां से क्या हुआ, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए। ठीक है, उसके बाद इरोशन मतलब क्या, वाटर, विंड और आइस की मदद से ट्रांसपोर्टेड हुए, अलग जगह पर गए, और एक जगह आकर फिर रुक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इरोशंस एंड डिकम्पोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या बनाएंगे, अलग अलग लैंडफॉर्म्स को बनाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं। आगे की महत्वपूर्ण चीज समझेगा, सबसे पहले वर्क ऑफ द रिवर हम समझते हैं, और इससे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि जो इसका सिनेरियो है, मतलब अगर हम बात करें वर्क ऑफ रिवर्स के अंदर क्या क्या लाइन से इसके अंदर फॉर्म होता है धीरे धीरे, ठीक है, जैसे कि वाटरफॉल होता है, ऐसे हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो वर्क ऑफ रिवर में सबसे पहले जो बनता है रिवर से, वो बनता है आपका वाटरफॉल। एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में इसे जलप्रपात कहा जाता है। व्हेन द river tumbles at the steep angle over a very hard rock or down a steep valley,
साइड इट्स फॉर्म है वाटरफॉल। ठीक है, रिवर्स देखिएगा यहाँ पे डायग्राम हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हार्ड सरफेस है, यहां से ये जा रहा है। ठीक है, ये सॉफ्ट सरफेस फिर हार्ड सरफेस, और ऐसे करके क्या एक हाइट से ये गिर रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर के अंदर क्या आता है, पहले नंबर पर वाटरफॉल आता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब ये आगे जाएगा, ठीक है, तो एक इस बेंड, ऐसा बेंड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेंड। तो व्हेन रिवर्स एंटर्स द प्लेन, ठीक है, यहां के बाद क्या हुआ, एक प्लेन एरिया में वो गए। ठीक है, प्लेन एरिया में planes is twist and turns forming a large bends known as meanders। इसको क्या कहा जाएगा, meanders कहा जाएगा। ठीक है, जब टर्न और बेंड आने लग जाएंगे, कहां पर, जब एक तो जो है आपका वाटरफॉल हुआ, वाटरफॉल होने के बाद क्या होगा, ठीक है, प्लेन सरफेस आएगा, वहां पर क्या होने लग जाएंगे, टर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, meanders कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये वाली चीजें हमको समझ में आ गई चीज। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, ऑक्सबो लेक, इसे, ठीक है, गोखर जो है गोखर लेक भी कहा जाता है। देखिए इससे क्या होता जाएगा, जब यहाँ जो है आपका मींडर से कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सबो लेक कहा जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा गाय वगैरह बैल वगैरह का जो जब वो कीचड़ वगैरह में से निकलते हैं तो उनका पेट छप जाता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ऑक्स। और वो किस आकार का दिखता है, इस चांद आकार का थोड़ा सा दिखेगा आपको। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा है ऑक्सबो लेक। समझ में आ गई चीजें, यहां तक कोई दिक्कत आपको, चलिए। तो ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, व्हेन मींडर्स लूप स्कर्ट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ लेक आल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, आगे की चीज समझिएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आगे क्या बनते हैं, फ्लोट्स प्लेन बनेंगे। मतलब दो चीजें हमने समझी, एक वाटरफॉल बना, वाटरफॉल के बाद मींडर्स बने। ठीक है, उसके बाद बना आपका क्या, ठीक है, ऑक्सबो लेक। उसके बाद आता है फ्लोट प्लेन्स। ठीक है, डिपोजिट लेयर ऑफ द फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। ठीक है, along its bank this leads to be formations of the flat fertile float plains। ये जो आसपास है, ठीक है, देखिएगा इसके साथ साथ क्या होगा, सेडिमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, आपका फ्लोट प्लेन्स बनाएंगे। और इसके अंदर भी जो राइस सरफेस रहेगा, द राइस बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। उसको क्या बोला जाएगा, लीव्स कहा जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से स्टार्ट होता है वाटरफॉल, मींडर्स, ऑक्सबो लेक, उसके बाद आपका फ्लोट प्लेन्स, लीव्स, और उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटीज। मतलब क्या होगा, ठीक है, जब ये आगे चलेगा, फ्लोट प्लेन्स बनेगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, अलग अलग नदियों की डिस्ट्रीब्यूटीज बनेगी, जिसको हम ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं। ठीक है, as the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of the streams called the distributaries। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र के पास जब नदियां आती हैं, वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है, और फिर क्या करती है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटीज या ट्रिब्यूटरीज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, वो एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब देखिएगा, द रिवर्स बिकम सो स्लो दैट इट्स बिगिंस टू डिपोजिट। बहुत ही स्लो हो जाएगी। अब स्लो होने से क्या होगा, ठीक है, अपने माउथ पे क्या होगा, वो डिपोजिट होने लग जाएंगे कुछ पार्टिकल्स। ठीक है, डिपोजिट इट्स लॉन्ग, each distributary forms its own mouth, the collections of sediment from all the mouths form a delta। सारी जगह से क्या बनाएंगे, ठीक है, सारी जगह से क्या बनाने लग जाएंगे, इधर से एक नदी आई, इधर से एक नदी आई, और उसके माउथ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स या बहुत सारे पार्टिकल्स डिपोजिट हो जाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, वो डेल्टा को बनाएंगे। तो स्टार्ट हमने किया था कहां से, वाटरफॉल से स्टार्ट किया था। वाटरफॉल्स के बाद आपका मींडर्स आ गया था। उसके बाद हमने देखा था क्या, ऑक्सबो लेक हमने देखा। उसके बाद हमने लीव्स देखी। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव देखा, और उसके बाद जो लास्ट में आ जाता है आपका डेल्टा हमने देखा। तो ये जो क्रम है, ये जो सीरीज है, ये भी हमको याद रखनी, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे की चीज हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक आपको चीजें मैं उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। ठीक है, कहां पर है ये, वेनेजुला इन द साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स इज नायग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द, ठीक है, बॉर्डर ऑफ द कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका।
and Victoria Falls on the border of the Zambia and the Zimbabwe in Africa। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की चीज समझिएगा। आगे हम देखते हैं वर्क ऑफ द सीवेज। ठीक है, अब देखिएगा सीवेज की थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं आपको चीजें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखते हैं सीवेज। ठीक है, एक सीवेज हम इसके अंदर देखेंगे, एक सी आर्चीज हम देखेंगे। तो सीवेज क्या होता है, सीवेज कंटिन्यूसली स्ट्राइक। ठीक है, एट द रॉक हम ये देखेंगे कि जब ये समुद्र का पानी है और इसके अंदर जो वेव्स बनेगी वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, ये मान लीजिए चट्टान है, रॉक है, इसको कंटिन्यूसली क्या करेगी, ठीक है, इसके अंदर स्ट्राइक करेगी, मतलब बार बार टच होगी इससे। ठीक है, क्रेक्स डेवलप, इसके कारण क्या होंगे, क्रेक्स डेवलप होंगे। ओवर द टाइम दे बिकम ए लार्जर, धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे वो बड़े होते जाएंगे और एक तरीके से क्या बनाते जाएंगे, एक वेव बना देंगे। थिस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड, क्या बना देंगे, केव बना देंगे। ठीक है, फॉर्म ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव, इसी को क्या कहा जाएगा, सी केव कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, ये सी केव हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये ज्यादा होते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्या होते जाएंगे, ये बहुत बड़े हो जाएंगे, है ना। ठीक है, केव्स बिकम ए बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि इसके अंदर सिर्फ ऊपर का रूफ ही बचेगा, इतने बड़े ये हो जाएंगे। ठीक है, इतना इतना बस रहेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे सी आर्चीज कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आगे चीजें, थोड़ा थोड़ा अगर हुआ, ठीक है, वहां पर स्ट्राइक करती है वेव्स वगैरह, तो एक छोटी सी केव बनेगी और ज्यादा फिर रूफ ही बचेगी सिर्फ ऊपर की, और बड़ा सा एक आर्क बन जाएगा, तो उसे सी आर्च कहा जाता है। ठीक है, चल आगे की चीज समझेगा। आगे है आपका स्टेक्स क्या होते हैं, erosions break the roof and only the walls are the left। ठीक है, अब बाद में क्या होगा, सिर्फ वॉल्स ही बचेंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये ब्रेक कर देगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्टेक कहा जाएगा। ठीक है, द स्टीप रोकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, बिल्कुल वर्टिकली इतना बड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, सी क्लिफ कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे की चीज हम समझते हैं। ठीक है, तो वर्क ऑफ द आइस, तो आप सभी जानते हैं कि आइस केप्स और ग्लेशियर जो होते हैं उसके अंदर फ्रेश वाटर होता है, तो हम इसके अंदर से सिर्फ इतना ही समझने वाले हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स इज आर द रिवर ऑफ द आइस, द मटेरियल carried by the glaciers such as rocks, big and small sand and slate gate deposit, these depositions या these deposit form है glaciers moraines। ठीक है, बस इतना हमको याद रखना है, इसके अंदर से ज्यादा हम पढ़ने वाले नहीं है, इतना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे की चीज समझिएगा, वर्क ऑफ द, अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है, एक तो मशरूम रॉक्स होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इन ए डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम्स, कॉमनली कॉल्ड है मशरूम रॉक। इस तरीके के जो रॉक्स होंगे उससे हम क्या कहेंगे, मशरूम रॉक्स कहेंगे। फिर सैंड ड्यून्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका, इसको क्या कहा जाएगा, सैंड ड्यून्स कहा जाएगा। व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट्स and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in the loess like structures. This is called sand dune। देखिएगा, जब हवा चलती है तो उसके कारण क्या होगा, जो अपने साथ में सैंड वगैरह, ये जो रेती वगैरह ये ले जाएंगी, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, वो हवा रुक जाएगी और वहां पर एक माउंटेन टाइप छोटा सा बनेगा, इसी को क्या कहा जाएगा, सैंड ड्यून्स कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं फटाफट, फिर हम इसको क्लासेस को खत्म करते हैं। देखिएगा, हमने शुरुआत की थी मेजर लैंडफॉर्म्स की और लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। ठीक है, ये दोनों हमने समझा था शुरुआत के अंदर। ठीक है, फटाफट मैं समझा देता हूँ। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स को अगर हम समझे तो मूवमेंट है ये। ठीक है, जो मूवमेंट होता है ये बहुत स्लो होता है। ठीक है, और जो इंडियन प्लेट की बात करें तो लगभग वो 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर क्या होती है। ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के अंदर खिसकती है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका जो डायरेक्शंस पूछ लिया जाता है, तो इसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, ठीक है, इंडियन प्लेट्स के डायरेक्शंस की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए
फिर उसके बाद हमने दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा, एक एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं द फोर्स विच एक्ट इनसाइड द अर्थ, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं? अर्थ के अंदर होते हैं, और अर्थ के अंदर मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो इस फोर्स के कारण होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। और इसके कारण क्या क्या होते हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर क्या होता है? द फोर्सेस गेट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि रिवर, इसके कारण चेंजेस होंगी, रिवर है, लैंड स्लाइड हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमने देखा क्या, ठीक है, फिर सबसे पहले अपन ने देखा एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो वोल्केनो इरप्शंस होता है, उसके बाद अर्थक्वेक होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने एपिसेंटर, हाइपोसेंटर देखा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वेव्स की अगर बात करें तो पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने मेजर लैंडफॉर्म्स देखे हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमने वर्क ऑफ द रिवर देखा, जिसके अंदर वाटरफॉल सबसे पहले होता है, मेंडर्स, ओक्स, बोले, ठीक है। उसके बाद फ्लोट प्लेन्स, लीव्स, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद।